प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक जमुनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर, आप सभी का स्वागत करते हुए छायावाद की विशेषता पर बातचीत करूंगा। पिछली कक्षा में हम लोग छायावाद की परिभाषा, नामकरण और इसकी पृष्ठभूमि पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग छायावाद की समय सीमा और उसकी विशेषताओं पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद का विकास द्विवेदी युग के बाद हुआ है। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा सन 1918 से सन 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों जैसे पंत निराला प्रसाद जी ने अपनी रचनाएं इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। 18 ईस्वी में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था। निराला की कविता जूही की कली सन 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी और पंत के पल्लव की कुछ रचनाएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कमायनी सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम समय सीमा 1936 मानना समीचीन है। अतः छायावादी काव्य की समय सीमा सन 1918 से सन 1936 मानना समीचीन है। इसकी कुछ खास विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं जो इस प्रकार है। छायावादी काव्य विषय वस्तु और शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने प्रवृत्ति काव्य से अलग है। इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: अभिव्यंजनावाद, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, नारी भावना, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण, सौंदर्य चित्रण, दुख और वेदना, शैलीगत विशेषताओं के अंतर्गत भाषा शैली, अलंकार और श्रृंगार विवरण। अब हम छायावाद की प्रमुख विशेषता जो अभिव्यंजनावाद है, इस पर बातचीत करते हैं। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं और व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कवियों में व्यक्तिगत सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। प्रसाद कृत आंसू काव्य और पंत कृत उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। पंत जी ने अपनी प्रिया को मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया है। वो लिखते हैं: विधुर उर में मृदुल भावों से तुम्हारा करनित नौ श्रृंगार, पूजता हूँ तुम्हें कुमारी मुँह दृगो दुहरे दृग द्वार। उसी प्रकार निराला जी की कविताओं में भी उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य उभर कर आया है। राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि ने अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति की है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा, उसकी गूंज निम्नलिखित पंक्तियों में है। वे लिखते हैं: धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध। इसी प्रकार महादेवी वर्मा की कविताओं में भी आत्माभिव्यंजना की प्रवृत्ति मिलती है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में है, उस पर उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। दूसरी विशेषता है राष्ट्र प्रेम की भावना। छायावादी कवियों की कविताओं में राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद जी ने अपने नाटक चंद्रगुप्त में जो गीत योजना की है, उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। उन्होंने लिखा है: अरुण अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
वैसे ही माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में भी राष्ट्रीय चेतना के स्वर अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता में उन्होंने लिखा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसी प्रकार छायावादी कवियों की राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छायावादी कवि अपने युग से नितांत अलग नहीं थे। अगली विशेषता नारी भावना के संदर्भ में देखी जा सकती है। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उनके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपयोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और इन गुणों के कारण वह श्रद्धा के पात्र है। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वैसे ही पंत जी ने अपनी कविताओं में नारी के देवी, माँ, सहचरी, प्राण आदि रूप का चित्रण किया है। निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया है। वे लिखते हैं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। अर्थात सभी छायावादी कवियों ने नारी के उदात्त रूप का चित्रण किया है। अगली विशेषता रहस्यवादी भावना है। इस संदर्भ में सभी छायावादी कवियों ने अपने काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुखता से उद्धृत किया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद माना है। प्राय सभी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। वे लिखते हैं, न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में जान। प्रसाद जी की कमायनी में भी स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। वे लिखते हैं, हे अनंत रमणीय तुम कौन, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसको तो भार विचार न सह सकता। निराला जी अपनी कविता तुम और मैं में उस परमात्मा के अनेक प्रकार से संबंध जोड़ते हुए उस रहस्य भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। यदि वह हिमालय, वे कहते हैं कि यदि वह हिमालय हैं तो मैं उससे निःसृत होने वाली गंगा हूँ। यदि वह हृदय के भाव हैं तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता हूँ। वे लिखते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता। महादेवी जी के काव्य में भी रहस्य की प्रवृत्ति प्रमुखता से उद्धृत हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी छायावादी कवियों, मुख्य कवियों की कविताओं में रहस्यवाद की भावना मिलती है। अगला विशेषता या कह सकते हैं छायावाद की प्रवृत्तियाँ प्रकृति चित्रण है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि छायावादी कवियों की कविताओं में किस प्रकार प्रकृति का चित्रण किया गया है। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए
उसे हंसते हुए, उसे रोते हुए दिखाया है। पंत जी ने तो प्रकृति सौंदर्य को ही नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। मोह नामक कविता में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना आकर्षण नहीं होता कि हम प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा कर सकें। वे लिखते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग में। पंत जी को इसी कारण प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलंबन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया है। वस्तुतः आलंबन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। आलंबन रूप के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी कविता में हुआ है। इसीलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने छायावाद को प्रकृतिवादी भी कहा है। वे कहते हैं कि प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्तिसंगत होगा। अभी तक हम लोग छायावाद की काव्यगत विशेषताओं पर बातचीत कर रहे थे। अब हम लोग छायावाद के शैलीगत विशेषताओं पर बात करेंगे। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखलाई पड़ती है। भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है। छायावादी काव्य में परंपरागत अलंकारों के साथ साथ विशेषण विपर, मानवीकरण, ध्वन्यार्थक व्यंजना और विरोधाभास अलंकार की प्रचुरता है। इसके साथ ही साथ अमूर्त उपमान की भी विवेचना इसके अंतर्गत हुई है। छायावादी कवियों ने मुक्त गीति शैली और चित्रोपम भाषा के साथ साथ नवीन छंद विधान भी इस प्रकार अभिव्यंजित किया है कि वह सभी विशेषता के तौर पर छायावादी काव्य को अपने पूर्ववर्ती और प्रवर्ती काव्य धारा से अलग करता है। संक्षेप में कहें तो छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है और यह पंत, प्रसाद और निराला, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों के कारण छायावादी काव्य हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। धन्यवाद।